हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ हाँ ये मोहब्बत है। हाँ ये मोहब्बत है भाग 11। अक्षत के बर्ताव से हर्ट होकर चित्रा चैम्बर से बाहर निकल गई। वह माथुर साहब के चैम्बर में चली आई। माथुर साहब किसी क्लाइंट के साथ बिजी थी, इसलिए उन्होंने चित्रा को बैठने का इशारा किया। चित्रा वहां पड़े सोफे पर आ बैठी। माथुर साहब ने अपने क्लाइंट को फ्री किया और कुर्सी से उठकर चित्रा की तरफ आते हुए कहा, कहिए मिस चित्रा, कैसे आना हुआ? तुम्हें इस वक्त अक्षत के साथ होना चाहिए। क्या तुम्हें पता है आज की हेयरिंग में उसने कितने अच्छे से एक मर्डर केस को सोल्व किया? वो सब देखने लायक था। इस लड़के में दम है। पर शायद आप ये नहीं जानते कि वो बहुत रूड है, चित्रा ने बुझे मन से कहा। चित्रा की बात सुनकर माथुर साहब मुस्कुराने लगे और उसके बगल में बैठते हुए कहा, चित्रा, 4 साल पहले जब अक्षत यहाँ आया था और उसने मेरे साथ प्रैक्टिस शुरू की थी, तब मुझे भी लगा था कि ये लड़का अपने एटीट्यूड की वजह से 2 दिन भी यहाँ नहीं टिक पाएगा, लेकिन मैं गलत था। अक्षत व्यास वो समंदर है जो बाहर से शांत दिखता है, लेकिन अंदर से बहुत गहराई लिए हुए है। और ऐसा क्यों है? चित्रा ने माथुर साहब की बातों में दिलचस्पी दिखाते हुए कहा, शायद उसने जिंदगी में हर इमोशन को बहुत करीब से देखा है। कम उम्र में उसने जो मुकाम हासिल किया है वो हर किसी की बस की बात नहीं है। उसका ये सख्त रवैया उसके काम की पहचान है। क्रिमिनल लॉयर है ना, इसलिए सबसे ज्यादा फ्रैंक नहीं होता, थोड़ा रूडली ही बात करता है, बाकी दिल का बुरा नहीं है। मैंने तुम्हें इस कोर्ट में सबसे बेस्ट लॉयर के यहाँ रिकमेंड किया है। मुझे यकीन है धीरे धीरे तुम उसे समझ जाओगी, माथुर साहब ने चित्रा को समझाते हुए कहा। माथुर साहब जैसे सीनियर लॉयर के मुंह से अक्षत की तारीफ सुनकर चित्रा के मन में अक्षत को जानने की इच्छा और बढ़ने लगी। चित्रा को खामोश देखकर माथुर साहब ने कहा, रुको, मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया सी कॉफी मंगवाता हूँ, उसे पीकर तुम अच्छा महसूस करोगी। माथुर साहब ने 2 कॉफी मंगवाई और चित्रा के साथ बातें करते हुए कॉफी पीने लगे। माथुर साहब चित्रा के पिता को जानते थे और यही वजह थी कि उन्होंने उसे इंटर्स में अपने पास बुला लिया। चित्रा अक्षत से उम्र में ज्यादा छोटी नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे अक्षत के साथ बतौर असिस्टेंट काम करने को कहा। कॉफी पीने और माथुर साहब से बात करने के बाद चित्रा को थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। वह उठी और उनकी चैम्बर से निकल गई। कोर्ट आते हुए उसे अभी 2 दिन ही हुए थे और ऐसे में वे किसी को ज्यादा जानती भी नहीं थी, लेकिन उसी के साथ आए कुछ इंटर्न्स ने उससे नॉर्मल बातचीत की और फिर वापस चैम्बर में चली आई। अक्षत वहां नहीं था और सचिन कुछ फाइल्स में काम कर रहा था। क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूं? चित्रा ने सचिन की टेबल के सामने पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। हाँ, देखो, ये जो डेट मैंने यहाँ लिखी है उनके साथ साथ ये सब डिटेल्स पढ़नी है और इन्हें इस फाइल में सेट करना है। सर ये फाइल घर लेकर जाएंगे, तो ध्यान रहे पेपर ठीक से लगे, सचिन ने कहा और दूसरा काम करने लगा। चित्रा मन लगाकर अपना काम करने लगी और सचिन बीच बीच में उसकी मदद करने लगा। वीएस ग्रुप एंड कंपनीज। शाम की एक मीटिंग में गौतम सिंघानिया कुछ लोगों के साथ बैठे नए प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रहे थे। कंपनी के मेन गेट से काले रंग की गाड़ी तेजी से अंदर आई और आकर इंटर्न्स के सामने रुकी। गाड़ी से विक्की नीचे उतरा। उसने जींस, शर्ट और ब्लैक रंग का जैकेट पहना था। आंखों पर चश्मा लगाया हुआ था। उसकी कलाई में पड़ी महंगी घड़ी चमचमा रही थी। विक्की दिखने में काफी आकर्षक था, लेकिन अपने पापा के पैसों और रुतबे की वजह से काफी घमंड भी था उसमें। वह अंदर आया। उसे देखते ही ऑफिस में काम कर रही लड़कियां उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन विकी ने किसी पर ध्यान नहीं दिया और वहां खड़े एक स्टाफ से कहा, डैड कहाँ है? सर मीटिंग रूम में है, आप सर के ऑफिस। लड़के ने इतना ही कहा कि विकी बिना उसकी बात सुने आगे बढ़ गया। सर, विकी सर, सर रुकिए, सर ने मना किया है, सर मेरी जॉब चली जाएगी, सर, सर प्लीज। मिमियाते हुए लड़का विकी के पीछे आया, लेकिन विकी उसकी बात भला क्यों सुनता। वह सीधा मीटिंग रूम की तरफ आया
और दरवाजा खोलकर अंदर चला आया। उसने चिढ़ते हुए कहा, डैड, आपने मेरे सारे कार्ड्स ब्लॉक क्यों किए? एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, कहते हुए सिंघानिया जी विकी की तरफ आए और उसकी बाह पकड़कर उसे मीटिंग रूम से बाहर करते हुए कहा, इस वक्त मैं एक जरूरी मीटिंग में हूं, मेरे कैबिन में चलकर बैठो। लेकिन डैड, विकी ने उनकी बात काटते हुए कहा, अगर तुम्हें अपने कार्ड्स अनब्लॉक करवाने हैं तो। सिंघानिया जी उसकी आंखों में झांकते हुए सख्ती से कहते हैं और वापस अंदर चले जाते हैं। विकी ने सुना तो झल्लाते हुए वहां से कैबिन की तरफ चला गया। चलते चलते विकी की नजर वहां काम कर रही एक लड़की पर पड़ी, जो कि बहुत ही सिंपल थी और इत्मीनान से अपने काम में लगी हुई थी। विकी ने एक नजर उसे देखा और अपने पापा की कैबिन में चला आया। लड़का भी उसके पीछे पीछे आया। कैबिन में आकर विकी ने गुस्से से अपना जैकेट निकालकर सिंघानिया जी की कुर्सी पर फेंक दिया और शर्ट के ऊपरी 2 बटन खोलकर वहीं पास पड़े सोफे पर बैठ गया। सर, आप कुछ लेंगे? लड़के ने डरते डरते पूछा। एक कॉफी, कहते हुए विकी की नजर कैबिन के शीशे के आर पार अपनी कुर्सी पर बैठी उस लड़की पर चली गई, जिसे उसने कुछ देर पहले ही देखा था। वो कॉफी उस लड़की को लाने को बोलो। विकी ने अपनी गर्दन पीछे टिकाते हुए कहा, सर, उसने पिछले हफ्ते ही ये ऑफिस ज्वाइन किया है, कॉफी मैं ले आता हूं। लड़के ने कहा, जो कि विकी को अच्छे से जानता था। कॉफी के बहाने विकी उस लड़की को परेशान करेगा, ये बात शायद लड़का पहले से जानता था। विकी ने सुना तो उसने अपनी गर्दन उठाई और कठोरता से लड़के की तरफ देखकर कहा, जितना कहा है उतना करो, अगले 5 मिनट में कॉफी यहाँ आ जानी चाहिए, समझे? लड़का चुपचाप वहां से चला गया। उसने विकी के लिए कॉफी ली और लड़की के सामने जाकर कहा, छवि। जी सर, छवि ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, क्योंकि लड़का उसका सीनियर था। तुम ये कॉफी विकी सर को दे आओगी प्लीज? लड़के ने पूछा। मैं क्यों सर, ये काम तो ऑफिस बॉय का है ना, वो क्यों नहीं जा रहा? छवि ने हैरानी से कहा। छवि, दरअसल बात यह है कि विकी सर चाहते हैं तुम ये कॉफी लेकर जाओ। प्लीज छवि, तुम्हारा सीनियर होने के नाते मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर तुम नहीं गई तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। प्लीज मेरे लिए एक छोटा सा फेवर कर दो। लड़के ने रुआंसा होते हुए कहा। छवि ने सुना तो सोच में पड़ गई। कितनी मुश्किलों के बाद उसे ये जॉब मिली थी। वह किसी समस्या में पड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने कहा, ठीक है, मैं ले जाती हूँ। थैंक यू सो मच छवि। लड़के ने कप छवि को देकर कहा। छवि ने कप लिया और कैबिन की ओर बढ़ गई। विकी आंखें मूंदे अपना सर पीछे टिका कर बैठा था। छवि ने कॉफी कप उसके सामने रखते हुए कहा, आपकी कॉफी सर। छवि की आवाज से विकी की तंद्रा टूटी। उसने अपनी गर्दन उठाई और छवि को पैर से लेकर सर तक देखा। छवि इतनी भी सिंपल नहीं थी जितनी पहली नजर में लगी थी। वह खूबसूरत थी, आकर्षक थी। विकी एकटक उसे देखता रहा, जिससे छवि असहज होने लगी और कहा, मैं चलती हूँ सर। सुनो, वहां कुर्सी पर मेरा कोट रखा है, वो लेकर आओ। विकी ने अकड़ भरे स्वर में कहा। छवि किसी तरह का ड्रामा नहीं चाहती थी, इसलिए चुपचाप कुर्सी की तरफ बढ़ गई और विकी का कोट उठाकर ले आई। उसने कोट विकी की तरफ कर दिया। विकी उठा और अपना कोट पहनकर अपनी जेब से 100 का नोट निकालकर छवि की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये कॉफी लेकर आने की टिप। छवि ने सुना तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने विकी के हाथ से नोट लिया और उसके करीब आकर उस नोट को उसी के जेब में डालते हुए कहा, जिस दिन आप 100 रुपए कमाने लायक हो जाओ, उस दिन किसी को टिप देना। अपने पापा के पैसों से नहीं, बल्कि अपने पैसों से। उस दिन मैं आपसे टिप भी लूंगी और आपको थैंक यू भी कहूंगी। छवि ने चंद सेकंड्स में विकी के घमंड को चकनाचूर कर दिया। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो उठी। यू। विकी ने इतना ही कहा कि कैबिन का दरवाजा खुला और सिंघानिया जी अपने मैनेजर के साथ अंदर आए। छवि ने सिंघानिया जी को देखा और वहां से चली गई। विकी, व्हाट इज दिस बिहेवियर?
क्या तुम जानते हो मैं कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में था? सिंघानिया जी ने विकी को फटकार लगाते हुए कहा। ओह कम ऑन डैड, आप ये बताइए कि आपने मेरे कार्ड अनब्लॉक करेंगे या नहीं? विकी ने झल्लाते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। मेरे छूट देने का नतीजा है कि तुमने अपने करियर, अपने फ्यूचर की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, सिंघानिया जी ने कठोरता से कहा। विकी ने सुना तो गुस्से से उन्हें देखा और फिर वहां से चला गया। सर ये आपने क्या किया? विकी सर बहुत गुस्से वाले हैं, आपको उनके साथ थोड़ा नरमी से पेश आना चाहिए, मैनेजर शांतनु ने कहा। आई नो शांतनु, बचपन में ही विक्की की माँ घर छोड़कर चली गई और उसके बाद मैंने ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। इसकी हर जरूरत, हर ख्वाहिश पूरी की, लेकिन मेरे लाड प्यार से जिद्दी बना दिया है। मैंने कभी दूसरी शादी नहीं की ताकि विक्की के लिए मेरा प्यार बढ़ ना जाए। मैंने जानबूझकर इसके कार्ड्स ब्लॉक किए हैं ताकि ये अपनी पार्टीज कम करके अपना ध्यान पढ़ाई में लगाए, सिंघानिया जी ने कहा और कैबिन की खिड़की के पास आकर बाहर देखने लगे। अपने पापा के बर्ताव से हर्ट होकर विकी ऑफिस से बाहर निकल गया। गाड़ी स्टार्ट की और गुस्से में ऑफिस के बाहर रखे गमलों को कुचलते हुए वहां से चला गया। ये पूरा नजारा सिंघानिया जी अपने कैबिन की खिड़की से देख रहे थे, लेकिन वे विकी को ऐसा करने से रोक नहीं सकते थे। ऑफिस में अर्जुन का दिन बाकी दिनों के बजाय आज अच्छा गुजरा। पहले उसने मीटिंग में अपने स्टाफ के साथ खुलकर बातचीत की, फिर दोपहर का लंच भी सबने साथ ही खाया। शाम में ऑफिस से निकलते वक्त अर्जुन काफी खुश था, इसलिए उसने जीजू को फोन लगा दिया। एक दो रिंग जाने के बाद जीजू ने फोन उठाया तो अर्जुन ने कहा, हेलो जीजू, कहाँ हो? गोवा के बीच पर बैठा ठंडी ठंडी हवा खा रहा हूँ। इस वक्त मैं कहाँ हो सकता हूँ? ऑफिस में हूँ, जीजू ने चिढ़ते हुए कहा, जो कि आज सुबह से काम में बिजी थे। अच्छा सुनो, मिल्टन रॉन के बगल में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, मैं अपने ऑफिस से निकल चुका हूँ, आप कहें तो मैं आपको पिक कर लूं? अर्जुन ने कहा। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है, 10 मिनट में मिलो, मैं बाहर कोई बहाना बना के निकलता हूँ, खाने के शौकीन जीजू ने कहा। ओके, मैं आशु को फोन करता हूँ, कहते हुए अर्जुन ने फोन काट दिया। दामाद जी, आपको बहाना बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी घर जाने का वक्त हो गया है, तो आप जाइए। जीजू ने खुश होकर जैसे ही फोन रखा, सामने खड़े विजय जी ने कहा, अरे नहीं नहीं मौसा जी, मैं तो बस। सोमी जीजू ने झेंपते हुए कहा, कोई बात नहीं, काम के साथ साथ थोड़ा बाहर भी घूमना जरूरी है, आप जाइए, मैं थोड़ा देर से घर आऊंगा, एक डिलीवरी आनी बाकी है, विजय जी ने कहा। सोमी जीजू ने 10 मिनट के अंदर अपने सभी जरूरी काम खत्म किए और अपना बैग लेकर ऑफिस के बाहर चले आए। कुछ देर बाद अर्जुन अपनी गाड़ी लेकर आ गया। सोमी जीजू उसके बगल में आ बैठे और कहा, आशु नहीं आ रहा? उसने कहा है वो हमें वहीं मिलेगा, अर्जुन ने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए कहा। दोनों बातें करते हुए मिल्टन रोड के बगल में बने रेस्टोरेंट में पहुंचे। गाड़ी पार्किंग में लगाकर दोनों अंदर चले आए। रेस्टोरेंट काफी अच्छा था, जिसे देखकर जीजू की तबीयत खिल उठी। अर्जुन जीजू के साथ आकर बैठ गया और दोनों अक्षत के आने का इंतजार करने लगे। अर्जुन और जीजू की टेबल से लगकर ही शीशे की दीवार थी, जिससे बाहर का नजारा आसानी से देखा जा सकता था। अर्जुन का फोन आने के बाद अक्षत कोर्ट से निकला। गाड़ी लेकर वह जैसे ही सड़क किनारे आया, चित्रा खड़ी थी। चित्रा की नजर अक्षत पर पड़ी तो उसने अक्षत से गाड़ी रोकने का इशारा किया और उसके पास चली आई। अक्षत ने गाड़ी का शीशा नीचे किया तो चित्रा ने कहा, सर वो एक्चुअली मेरी स्कूटी खराब हो गई है, तो क्या आप मुझे मिल्टन रोड तक लिफ्ट देंगे? तुम ऑटो से जा सकती हो, अक्षत ने कहा, हालांकि उसे भी वहीं जाना था। हाँ, लेकिन आज शायद ऑटो वालों की स्ट्राइक है और उस साइड ऑटो जाएगा भी नहीं, प्लीज सर, चित्रा ने अपना फोन देखते हुए कहा। शायद उसे देर हो रही थी। अगर कोई आपसे हेल्प मांगे तो आप अपना ईगो साइड में रखकर उसकी मदद करेंगे ना? एकदम से अक्षत के जहन में मीरा की कही बात आ गई। उसने चित्रा की ओर देखा और कहा, ठीक है, बैठो। थैंक यू सर, चित्रा ने खुश होकर अक्षत के बगल वाले दरवाजे को खोलते हुए कहा, पीछे बैठो।
अक्षत ने घड़ी में टाइम देखते हुए कहा। ओके सर। चित्रा के चेहरे से खुशी फिर गायब हो गई। अपने बगल वाली सीट पर अक्षत हमेशा मीरा और सोमी जीजू को ही देखना चाहता था। चित्रा पीछे आ बैठी और अक्षत ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कोर्ट से बाहर निकलते हुए अखिल की नजर उन दोनों पर पड़ी तो उसने अपने साथ चलते सचिन से कहा, लगता है तुम्हारे सर ज्यादा दिन तक इन मैडम की अदाओं से बच नहीं पाएंगे। सचिन ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और वहां से चला गया। चित्रा ने सोचा वह अक्षत के साथ आई है, इसी बहाने उसे अक्षत से काम के अलावा बात करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने अक्षत से बात करनी चाही, अक्षत का फोन बज उठा। अक्षत ने अपना फोन उठाया और कहा, मैं बस तुम्हें लेने आ रहा था। अक्षत जी, हम ये कह रहे थे कि हम आज घर जल्दी आ गए हैं, तो आप भी सीधा घर आ जाइएगा। दूसरी तरफ से मीरा ने कहा, ओह ऐसा है क्या? मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। भाई और जीजू बाहर है, तो हो सकता है हम सब आज का डिनर बाहर ही कर लें। अक्षत ने कहा, जरूर, हमें अच्छा लगेगा अगर आज आप अपने लिए थोड़ा वक्त निकालें। एंजॉय कीजिए। और हाँ, हम माँ से कह देंगे। मीरा ने प्यार से कहा। थैंक यू, मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। कहते हुए अक्षत ने फोन काट दिया। चित्रा नहीं जानती थी कि अक्षत शादीशुदा है। उसकी पर्सनैलिटी देखकर वह अभी तक यही समझ रही थी कि अक्षत बैचलर है। चित्रा खामोशी से पीछे बैठी इस इंतजार में थी कि अक्षत उससे कुछ पूछे और वह बात शुरू करे, लेकिन अक्षत एक बार भी किसी टॉपिक पर उसने अक्षत ने कोई बात नहीं की। वह एक बार फिर अपने किसी क्लाइंट के साथ फोन पर बिजी हो गया। कुछ वक्त बाद अक्षत मिल्टन रोड पहुंचा और कहा, क्या तुम्हें यहीं आना था? हाँ सर, पास में ही मेरा घर है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। थैंक यू सो मच। कहकर चित्रा गाड़ी से उतर गई। अक्षत ने गाड़ी को साइड पार्किंग में लगाया और उतर अर्जुन के बताए रेस्टोरेंट में चला गया। जैसे ही वह अंदर आया, अर्जुन और जीजू एकदम से उसके सामने आए और एक साथ कहा, वो लड़की कौन थी? अक्षत ने सुना तो हैरानी से दोनों को देखने लगा। शायद अर्जुन और जीजू ने चित्रा को गाड़ी से उतरते देख लिया था। तो दोस्तों, ये था हाँ ये मोहब्बत है भाग 11। इसका अगला भाग आप जल्दी ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें हाँ ये मोहब्बत है मेरे साथ। अगर ये भाग पसंद आया हो तो केएमएच लवर्स के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक बटन जरूर दबाएं। बाय बाय।